वृंदा की बेटी खुशी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी मालकिन का सुबह से कई बार फोन आ चुका था। क्या बात है वृंदा, आज काम पर नहीं आना? सारे बर्तन पड़े हुए हैं और तू है कि तेरा कुछ पता ही नहीं है। मालकिन, बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और इसके बापू भी घर पर नहीं है, वो काम पर गए हुए हैं। मैं बेटी को अकेला छोड़कर नहीं आ पा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप काम पर आ, नहीं तो मुझे कोई और काम वाली ढूंढने में देर नहीं लगेगी। अब क्या करूं? रोशनी बेटिया सुन, अब तबीयत कैसी लग रही है? माँ, अब दवाई लेकर ठीक लग रहा है। हाँ, बुखार तो उतरा हुआ है। एक काम कर बिटिया, तू मेरे साथ काम पर चल। तू वहां बैठ जाना, तब तक मैं काम निपटा लूंगी। घर पर अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं, और अगर काम पर नहीं गई तो मालकिन दूसरी काम वाली रख लेंगी। दिवाली के दिन है बिटिया, मालकिन का कोई भरोसा नहीं, रख लिया तो काम हाथ से चला जाएगा। चल चप्पल पहन, हम चलते हैं। वृंदा रोशनी के साथ काम पर पहुंचती है। अब तू इस बीमार को साथ ले आई, काम करेगी या इसे संभालेगी? मालकिन, घर पर अकेली रुकती तो ये घबरा जाती, यहाँ चुपचाप बैठी रहेगी, ये तंग नहीं करती। रोशनी बेटा, तू वहां सामने बैठ जा, पहले बर्तन कर ले, फिर पंखे भी साफ करने हैं। ठीक है मालकिन। तभी मालकिन की बेटी और पति भी आ जाते हैं। सौम्या, तुम्हारी लाडली खुशी ने देखो कितनी सारी शॉपिंग की है। मम्मी देखो, ये अनार, फुलझड़ी, रॉकेट और कितने सारे पटाखे, ये चॉकलेट्स भी। और ये देखो मम्मी, मैंने अपने लिए मॉर्निंग में पहनने के लिए अलग ड्रेस ली। वो कल मेरी सारी फ्रेंड्स आएंगी ना, तो दिवाली पार्टी में न्यू ड्रेस पहनूंगी। अरे हाँ, कल मॉर्निंग में तो दिवाली पार्टी है। वृंदा, कल सुबह टाइम से आ जाना, काफी काम रहेगा। खुशी दिवाली पार्टी का सामान देखने लगती है। रोशनी भी उसे देख रही थी। ए लड़की, जा ये सामान उठाकर खुशी के कमरे में रखा। जी आंटी। रोशनी चुपचाप घबराई हुई सी खुशी के कमरे में सामान ले जा रही थी। अचानक उसके हाथ से चॉकलेट का डिब्बा गिर गया। अरे ठीक से चला नहीं जाता क्या? वृंदा, तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? जरा सा काम क्या बोल दिया, इसके तो हाथ पैर बिल्कुल बेकार है। इतनी महंगी चॉकलेट का डिब्बा गिरा दिया। क्या हुआ सौम्या, इतना शोर क्यों है? पापा, रोशनी ने चॉकलेट का डिब्बा गिरा दिया, इसलिए मम्मी उसे गुस्सा कर रही है। कोई बात नहीं बेटा, आराम से उठाकर कमरे में रख दो। सौम्या, तुम भी छोटी छोटी बातों पर बच्चों पर गुस्सा करती हो। सारा काम खत्म करके वृंदा रोशनी को लेकर घर आ जाती है, पर रोशनी का मन उदास था। क्या हुआ रोशनी बिटिया, तू इतनी उदास क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मुझे भी दिवाली की खरीदारी करनी है। मुझे भी पटाखे, नए कपड़े और मिठाई चाहिए माँ। अभी तेरे बापू आ जाएंगे ना, तो फिर मैं तेरे लिए पटाखे और मिठाई खरीद लाऊंगी। वृंदा किसी तरह रोशनी को समझा देती है। वृंदा, क्या हुआ? आज रोशनी जल्दी सो गई? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि आओगे तो पटाखे और मिठाई खरीद कर लाएगी। बड़ी मुश्किल से 500 रुपए ही मिले हैं। तुम कल काम पर जाओगी तो इसको पटाखे और मिठाई दिलवा देना, खुश हो जाएगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारा खाना लगाती हूँ। अगले दिन वृंदा रोशनी को लेकर काम पर जाती है। सौम्या के घर दिवाली पार्टी की तैयारी चल रही थी। वृंदा मेहमानों के लिए चाय, कॉफी और नाश्ते का प्रबंध कर रही थी। वृंदा, जाकर सामने की टेबल पर चाय के कप और लगा दो, और प्लेटों में बिस्कुट और नमकीन खत्म हो गए हैं, वो भी भर देना। तुमने रामू को पनीर के पकौड़े बोले थे, पनीर आया हुआ है, जाकर एक बार देख लो। जी मालकिन, मैं अभी देख लेती हूँ। रोशनी बिटिया, तू यहीं बैठ, मैं तब तक मेहमानों को देख लूं। मम्मी, मेरे पटाखे कहाँ रखे हैं? मुझे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ छत पर चलाने हैं। सौम्या का ध्यान रिश्तेदारों और दोस्तों में था। वो खुशी की बात को अनसुना कर देती है। खुशी अपने दोस्तों को लेकर छत पर जाती है। रोशनी ये सब देख रही थी। वो भी पटाखे देखना चाहती थी। उसका मन भी था कि वो पटाखों को जलते हुए देखे, इसलिए वो भी छिप छिप कर किसी तरह उन सब के पीछे छत पर चली जाती है। खुशी माचिस की तीली जलाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक तीली की आग पटाखे पर पड़ जाती है और खुशी रोने लगती है। उसके आसपास आग लग जाती है। उसके सारे फ्रेंड्स नीचे भाग जाते हैं। खुशी उस समय अकेली थी। मम्मी, पापा, बचाओ, आग! मम्मी, पटाखों में आग लग रही है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, जल्दी बचाओ। खुशी, डरो नहीं, मैं अभी तुम्हें बचाती हूँ। रोशनी बहुत समझदार लड़की थी। वो छत पर बने नल से जल्दी से बाल्टी में पानी भरकर खुशी के ऊपर फेंकती है, जिससे आग बुझ जाती है। इतनी देर में सब लोग छत पर आ जाते हैं। खुशी, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना बेटा? ये आग कैसे लगी? पापा, मम्मी, गलती मेरी है।
मैं आप दोनों के बिना अकेले पटाखे चलाने आ गई। मेरे हाथ से माचिस की तीली जल गई और पटाखों पर पड़ गई। मम्मी पापा, रोशनी ने बाल्टी में पानी भरकर मेरे ऊपर फेंका तो आग बुझ गई, वरना सारे पटाखे जल जाते। रोशनी बेटा, थैंक यू सो मच। मेरे बच्चे, तुमने आज खुशी की जान बचा ली। यू आर सो स्वीट बेबी। सब नीचे आ जाते हैं। सौम्या रोशनी से बहुत प्यार से बात करती है। इसके बाद खुशी अपने सब फ्रेंड्स के साथ दिवाली की पार्टी करती है। रोशनी बेटा, तुम भी बच्चों के साथ खेलो, जाओ देखो सब कितनी मस्ती कर रहे हैं। सब लोग मिलकर दिवाली की पार्टी करते हैं। सब मेहमानों के जाने के बाद वृंदा भी घर जाने लगती है। वृंदा, ये कुछ उपहार हमारी तरफ से रोशनी और तुम्हारे लिए है, और मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वृंदा, मुझे समझना चाहिए कि दिवाली तो सबका त्योहार है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। अगर हम खुशियां मनाना चाहते हैं तो तुम्हें भी तो खुशियां मनाने का हक है। मेरी तरफ से ये उपहार रखो और बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाना। रोशनी, मैंने इस पॉलीथीन में तुम्हारे लिए बहुत सारे अनार और फुलझड़ी भी रखी हैं। थैंक यू खुशी। घर जाकर रोशनी बहुत धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाती है। सौम्या ने उसे बहुत सारे उपहार दिए थे, जिन्हें देखकर रोशनी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। ये कहानी है गुणीराम की। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन कुछ महीने पहले उसकी फैक्ट्री बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। गुणीराम की पत्नी बहुत पहले ही गुजर गई थी। उसकी 10 साल की एक दिव्यांग बेटी थी गीता। पहले भी किसी तरह ही उसके घर का गुजारा चलता था, ऊपर से उसकी नौकरी चली गई तो जीवन चलाना और भी कठिन हो गया। हालांकि नौकरी चले जाने की बात उसने गीता को नहीं बताई थी। वो हर दिन तय समय पर पहले की ही तरह घर से निकल जाता और शाम को लौटता। गीता, गीता। गीता बैसाखी के सहारे चलती हुई बाहर आती है। अरे बाबा, आप आ गए फैक्ट्री से? हाँ बेटा, आ तो गया, लेकिन आज भी मैं तेरी जलेबी लाना भूल गया। अरे कोई बात नहीं बाबा, कल ले आना। कल नहीं, 2-4 दिन बाद फैक्ट्री में दिवाली का बोनस मिलने वाला है। जिस दिन मिलेगा उसी दिन तेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक और जलेबी दोनों लेता आऊंगा। गीता को पता था कि उसके लिए ना तो जलेबियां आएंगी और ना ही फ्रॉक। उसके पिताजी को कोई बोनस नहीं मिलने वाला। उसे ये भी पता था कि उसके पिता की नौकरी चली गई है। वो दिन भर कहीं दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो 2 पैसे हाथ आते हैं और 2 वक्त की रोटी किसी तरह नसीब होती है। किसी दिन दिहाड़ी नहीं मिलती है तो उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ता है। देखते देखते दिवाली भी आ गई। हर ओर कितनी भीड़ है, सभी कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। एक मैं हूं जो बेटी के लिए जलेबी भी खरीद कर नहीं ले जा सकता। गुणीराम ये सब सोचता सड़क पर चला जा रहा था। तभी एक बड़े से कपड़े की दुकान के बाहर खड़े पुतले पर उसकी नजर गई। उसने बहुत अच्छी फ्रॉक पहन रखी थी। वो उस फ्रॉक को गौर से देख ही रहा था कि दुकान के अंदर से दुकान का सेठ बाहर आया और उससे पूछा, ओए, तू क्या घूर रहा है यहाँ? चोरी वोरी करने का इरादा है क्या? तू तो शक्ल से ही चोर लगता है। अरे नहीं साहब, मैं तो बस अपनी बिटिया के लिए ये फ्रॉक देख रहा था। कितने की है ये? तेरे औकात के बाहर की है। चल जा अब यहाँ से। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। औकात के बाहर? गुणीराम के कानों में ये शब्द पूरे दिन गूंजता रहा। उस दिन गुणीराम सारा दिन दिहाड़ी की तलाश में भी रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो उसने देखा कि उसके जेब में सिर्फ 5 रुपए बचे थे। आज भी कोई काम नहीं मिला मुझे। जेब में सिर्फ 5 ही रुपए बचे हैं। घर में राशन भी 2 ही दिन का बचा होगा। हे ऊपर वाले, क्यों तू हमारी औकात के बाहर दुख हमारी किस्मत में लिख देता है। उदास मन से वो घर पहुंचा। गीता उसी का इंतजार कर रही थी। क्या बात है बाबा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं है, वो पेट में बहुत दर्द है। मैं सो जाता हूँ, आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा। गीता को पता था कि उसके पिता के पेट में कोई दर्द नहीं है।
जब भी उन्हें दिहाड़ी पर काम नहीं मिलता वो भूखे सो जाते ताकि राशन एक दिन और अधिक चल सके। कई बार उन्होंने ऐसा किया है। हालांकि वो खुद भूखे रह जाते लेकिन गीता को कभी भूखे नहीं रहने दिया। अगले दिन दिवाली थी। गुणीराम सुबह सुबह घर से निकल गया। उसके जाने के बाद गीता पास वाले लक्ष्मी मंदिर में गई। माँ देख, आज दिवाली है लेकिन मेरे पास ना तो दिया है ना बाती, फिर भी मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। तू तो पूरी दुनिया की माँ है ना, फिर क्यों मेरे पापा को तू नहीं देखती? मैं तुझसे लाखों रुपए नहीं मांगती, लेकिन 2 रोटी की उम्मीद तो तुझसे कर सकती हूँ। कल रात भी मेरे पापा बिना खाए सो गए, उन्हें कुछ हो गया तो? क्या माँ तू ऐसे ही दुनिया चलाती है? देख, तूने मेरी माँ को छीन लिया, मैंने कुछ नहीं किया। तूने पूरी जिंदगी मेरी किस्मत में बैसाखी लिख दी। मैं चुप रही, लेकिन मेरे पापा को तो दुख देगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं लड़ूंगी तुमसे, खूब लड़ूंगी। माँ मेरे पापा पर दया कर, उन्हें काम दिला दे माँ, उन्हें काम दिला दे माँ। आज दिवाली है और मेरे हाथ पूरी तरह खाली हैं। आज कम से कम इतने पैसे मिल जाए कि गीता के लिए जलेबी तो लेकर चला जाऊं। गुणीराम ये सब सोचते हुए उसी बड़े से कपड़े की दुकान के पास से गुजर रहा था। आज भी उसकी नजर उसी फ्रॉक पर थी। तभी दुकान का सेठ उसे बाहर निकलता दिखाई दिया। उसे देखकर वो डर गया, लेकिन आज सेठ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो बाहर निकलकर अपनी कार में बैठकर निकल गया। वो इतनी हड़बड़ी में था कि उसके हाथ से एक काले रंग का बैग जमीन पर गिर गया। गुणीराम ने इधर उधर देखा और उस बैग को उठाकर खोला। उसमें पैसे भरे हुए थे। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। गीता के लिए एक फ्रॉक तो क्या, कई सारे कपड़े ले सकता हूँ, ढेर सारी जलेबियां और मिठाइयां भी। गुणीराम खुश तो था, लेकिन उसके मन में कई सारे सवाल भी चल रहे थे। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये तो उस सेठ के हैं। पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने ये पैसे रखे हों। नहीं, मैं बिल्कुल भी इन पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं ये बैग उस सेठ को वापस कर दूंगा। ये सोचकर गुणीराम उस दिशा में बैग लेकर भागा जिधर सेठ की कार गई थी, लेकिन सेठ की कार तो दूर दूर तक उसे नजर नहीं आई। वो परेशान हो गया। वो फिर से सेठ की दुकान पर गया, लेकिन ये क्या, उनकी दुकान भी बंद हो गई थी। आज सेठ की दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद हो गई? आज तो दिवाली। उसने बगल की दुकान से पता करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। वो बैग लेकर वहाँ से निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे सेठ की कार पार्किंग में लगी दिखी। अरे, ये तो सेठ जी की कार है। वो जरूर यहीं कहीं होंगे। चलो, मेरी मुसीबत दूर हुई। ये बैग उन्हें वापस करूंगा और फिर जिम्मेदारी से मेरी मुक्ति हो जाएगी। वो ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर सेठ जी पर पड़ी। वो सामने के अस्पताल के बाहर बदहवास से रोए जा रहे थे। उनके साथ एक औरत भी थी, वो भी फूट फूट कर रो रही थी। वो भागता हुआ उनके पास पहुंचा। उसे लगा वो पैसों के लिए रो रहे होंगे। सेठ जी, आप लोग इस बैग के लिए रो रहे हैं ना? देखिए, आप मुझे चोर नहीं समझिएगा। मैंने ये बैग चोरी नहीं किया। आप अपनी दुकान से बहुत जल्दी में बाहर निकले तो ये बैग गिर गया था। गुणीराम के हाथों में पैसों का बैग और उसकी बात सुनकर सेठ जी सन्न रह गए। हम पैसों के लिए नहीं रो रहे हैं। जानते हो, हमारे इकलौते बेटे का आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। हम दोनों में से किसी का ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं किया। एक आदमी ब्लड देने को राजी तो हुआ, लेकिन बदले में बहुत सारे रुपए मांगे। ये रुपए उसी को देने के लिए थे, लेकिन अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा कि रुपयों से भरा ये बैग है ही नहीं। वो आदमी भी बिना पैसे लिए ब्लड देने को तैयार नहीं हुआ
और यहाँ से कहीं चला गया। गुणीराम की आंखें उन लोगों की बातें सुनकर भर आईं। सेठ जी, मैं दूंगा आपके बेटे को ब्लड। आप मेरा टेस्ट करवा लीजिए, क्या पता मुझसे उसका ब्लड ग्रुप मिल जाए। गुणीराम का ब्लड ग्रुप सेठ जी के बेटे से मिल गया। उसने 1 यूनिट ब्लड दिया और सेठ जी के बेटे की हालत में तेजी से सुधार होने लगा। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। तुम्हारा एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ना ही इसकी कोई कीमत दे सकता हूँ। फिर भी इस बैग में जितने रुपए हैं वो सब तुम्हारे हैं, तुम ले लो। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? जान बचाने वाला ऊपर वाला है, मैं नहीं। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर मैंने आपसे ये पैसे ले लिए तो कल ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। सेठ जी को वो दिन याद आया जब उन्होंने इसे चोर कहकर अपनी दुकान से भगा दिया था। आत्मग्लानि से भरे हुए सेठ जी उसके पैरों में गिर पड़े। तुम मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा था। सेठ जी, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। गुणीराम वहां से वापस घर की ओर लौट पड़ा। शाम हो चुकी थी। लोग घरों के बाहर दीपक जला रहे थे। कुछ बच्चे पटाखे भी फोड़ रहे थे। गुणीराम उन्हें देखता हुआ आंखों में आंसू लिए अपने घर के बाहर पहुंचा। लेकिन ये क्या, उसका पूरा घर दीपों से भरा हुआ था। रंग बिरंगी लाइटें जल रही थी। उसकी बेटी गीता ने वही फ्रॉक पहन रखी थी जो उसने उस सेठ की दुकान में देखी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तभी उसकी बेटी उसके पास आई। बाबा, बाबा, ये देखो मेरी नई फ्रॉक, कितनी सुंदर है ना। आज मैंने भरपेट जलेबी भी खाई है। बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी माता ने मेरी सब मन्नत पूरी कर दी। बाबा, आज तुम्हें नई नौकरी मिली है ना? नौकरी? तभी पीछे से सेठ जी और उसकी पत्नी गुणीराम के पास आते हैं। सेठ जी, आप? अच्छा, तो ये सब आपने किया है। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? कोई किसी पर एहसान नहीं करता, सब ऊपर वाला करता है। वैसे तुम मेरे यहाँ नौकरी तो करोगे ना? बिल्कुल करूंगा सेठ जी, बिल्कुल करूंगा। Thanks for watching.